हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पोटेंशियल स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। और थोड़ा रिकैप कर देते हैं इसकी डेफिनेशन कि किसी भी सोर्स चार्ज जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैन बी इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे किसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखा था कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डेफिनेशन बोला गया था बच्चों, it is defined as the work done on a unit positive charge in carrying it from infinite to the given point. Work done on a unit positive charge in carrying it from infinite to the given point. ठीक है। इनफाइनाइट पे क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट में फील्ड के बाहर होते हैं, आउटसाइड द फील्ड है। तो आउटसाइड द फील्ड है तो इनफाइनाइट में सब कुछ जीरो होता है, पोटेंशियल भी जीरो है, इंटेंसिटी भी जीरो है, क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली फोर्स क्या है बच्चों? जीरो। क्यों जीरो है फोर्स? जीरो तो वो तो कानून में जी m1 m2 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर कर दोगे तो जाहिर सी बात है फोर्स क्या है? जीरो। तो इनफाइनाइट एक ऐसी जगह हम मानते हैं, ऐसी जगह होती है जहां पर नो फोर्स नथिंग, यानी कहते हैं कि ये है रीजन आउटसाइड द फील्ड। ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे कि इनफाइनाइट वो जहां पोटेंशियल इंटेंसिटी फोर्स सब क्या है? जीरो है। ठीक। तो इसकी डेफिनेशन में जो बोला गया था, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। अब उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इतने फॉर्मूले से जो दिख रहा है वो क्या है कि इसकी यूनिट क्या दिखाई पड़ रही है बच्चों? यूनिट दिखाई पड़ रही है जूल पर कूलम। और 1 जूल पर कूलम को हम कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक। जैसे इंटेंसिटी F अपॉन क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम, ये जूल पर कूलम, वो वेक्टर था। और इसका नेचर पोटेंशियल बच्चों स्केलर। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। इसे हम कह देंगे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन से इसका एक्सप्रेशन नंबर 1। अब यार बहुत से एक्सप्रेशन आने वाले हैं बच्चों, पहले इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं अदर एक्सप्रेशन। और ये बात हमने समझी थी बच्चों, हमने कहा था लास्ट क्लास में बोला था कि इंटेंसिटी को अभी हमने आधा समझा है, यानी इंटेंसिटी की अभी एक और डेफिनेशन समझेंगे। पहले हमने समझा था फोर्स पर चार्ज, अब एक और डेफिनेशन यहाँ से आती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 को आप ध्यान रखेंगे और कहानी को समझते जाएंगे। तो एज हमें पता है वर्क डन क्या होता है बच्चों? एफ एस कॉस थीटा। ठीक। तो अगर ये एफ एस कॉस थीटा है तो वर्क डन ऑन सिस्टम में क्या होता है कि ऑन सिस्टम में थीटा इज ऑलवेज 180 डिग्री। थीटा हमेशा 180 डिग्री होता है। जब किसी के अगेंस्ट, किसी की विल के अगेंस्ट हम काम करते हैं तो दैट इज 180 डिग्री। तो जब यहां रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा एफ एस जगह पे आ जाएगा 8, कॉस 180 जगह पे आ जाएगा -1 अपॉन क्यू नॉट। हमने W को लिखा, पोटेंशियल की परिभाषा में ये लिखा, और जैसे ये लिखा वैसे हमें कोई दिखाई पड़ने लगा कि F अपॉन क्यू नॉट कौन होता था।
तो कह दिया सर ये तो इंटेंसिटी होती थी, तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया V इज इक्वल टू माइनस E इंटू आर। ठीक, V इक्वल टू माइनस E इंटू आर, इतना नोट करें और फिर देखते हैं अदर रिजल्ट्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे इसके छोटे स्टेप्स होते हैं वो 12th की बुक्स में रहते हैं, लेकिन कभी कभी स्कूल में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होते हैं, सीधे से लिख देते हैं और उधर हो गया। तो अब इसको एक ही चीज को समझते चलेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन डेफिनेशन से, दूसरा एक्सप्रेशन वर्क डन की डेफिनेशन से। 180 क्यों रखा, वर्क डन ऑन सिस्टम बोला गया, ऑन सिस्टम मतलब उसकी विल के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो वो अगर आगे ना चाहता तो हम पीछे खींच रहे हैं, पीछे आना तो आगे ले जा रहे हैं, यानी हमेशा एफ और आर बीच में एंगल 180 डिग्री कर दिया, तो माइनस साइन आ गया। नंबर रुको थोड़ी देर। ठीक, अब देखो सेकंड एक्सप्रेशन क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करते हैं आर के रेस्पेक्ट। तो इधर बच्चों बन dv by dr माइनस ई dr by dr, e को बाहर निकाल के r को r के इसमें डिफरेंशिएट करोगे, तो r को r के इसमें डिफरेंशिएट कर दो, रिजल्ट आ जाता है 1। तो रिजल्ट क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ रिजल्ट दिख रहा है e इज इक्वल टू माइनस dv by dr। और याद रखो बच्चों माइनस dv by dr इज अ वेक्टर क्वांटिटी, dv by dr इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बन गया रिजल्ट नंबर 3। इस dv by dr को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बात को समझो कि हमने पाना शुरू किया पोटेंशियल W by Q, वर्क रिप्लेस किया, सॉल्व करते चले गए और पहुंच गए यहाँ पर। जब यहाँ पहुंच गए तो पता चला कि E की इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन हमारा इंतजार कर रही थी यहाँ पर, कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इंटेंसिटी। तो इसी को हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि सो E इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन also be defined as negative potential gradient, can also defined as negative potential gradient। also क्यों लगाया गया, क्योंकि हम पहले ही इंटेंसिटी समझ चुके हैं कि इंटेंसिटी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब क्या पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी also defined as negative potential gradient। ठीक, तो हमने नोटिस किया कि पोटेंशियल तो बच्चों क्या था, स्केलर था, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर। तो एक बात याद रखना, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट या स्लोप, ग्रेडियंट आल्सो कॉल्ड एज स्लोप, हिंदी में कहते हैं प्रवणता, तो किसी का भी ग्रेडियंट या स्लोप इज ऑलवेज अ वेक्टर, इट इज ऑलवेज अ वेक्टर, भले ही वो क्वांटिटी चाहे स्केलर हो, पर उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, वेक्टर। बिकॉज ग्रेडियंट मीन स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का सिंबल था स्मॉल m, यानी कि ये हम डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, तो डायरेक्शन अगर दिखा रहे होते हैं, ग्रेडियंट का स्लोप का डायरेक्शन है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक, तो पहला एक्सप्रेशन W by Q नॉट, दूसरा एक्सप्रेशन वर्क से माइनस ई आर, तीसरा एक्सप्रेशन E बराबर माइनस डी बाई डी आर। आगे देखते हैं नंबर 4, इतना लिखो पहले।
अब देखो फ्रॉम एक्सप्रेशन 3 थर्ड एक्सप्रेशन बच्चों क्या लिख सकते हैं, dv by dr is equal to minus e और dv is equal to minus e dr। अब ये जो रिजल्ट आपने लिखा dv is equal to minus e dr, इसको अगर हम लिख दें कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो। इधर इंटीग्रेशन साइन लगा दो तो इधर इंटीग्रेशन साइन लगा दो। अब यहाँ देखो कहां से कहां आ रहे हो, तो कह दो सर इनफाइनाइट से लेकर के आर तक आ रहे हैं, तो डी आर की लिमिट्स लगे इनफाइनाइट से लेकर आर तक। एक बार देखो डायग्राम, from where to where, from infinite to the given point, given point का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, from infinite to the given point, तो r की लिमिट्स को हो गई इनफाइनाइट से स्मॉल r, ठीक। इधर और इधर क्या है, पोटेंशियल की लिमिट, तो गिवन पॉइंट है पोटेंशियल है v, गिवन पॉइंट है पोटेंशियल है v, तो इनफाइनाइट में कितना था, जीरो था। हमने समझा था थोड़ी देर पहले कि इनफाइनाइट वो जगह है जहां पे सब कुछ जीरो हो जाता है, इनफाइनाइट की करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जीरो है, r की करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है v, ठीक। इधर वाले एक्सप्रेशन कुछ मत करो, dv को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या आएगा, dv की इंटीग्रेशन हो गया v, लिमिट हो गई 0 से v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से r e dr, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। क्या बचा, v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से r e dr। नाउ v माइनस 0 क्या बचे बच्चों, v इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से r e dr। ये बन गया बच्चों एक्सप्रेशन नंबर 4। अब इसकी हम सारी समरी भी तुम्हें करा देंगे, अभी समझते चलो। कई बार ऐसा होता है 12th में ये सब होता है लेकिन पढ़ा नहीं होता है। तो देखो क्या किया हमने, इतना डिटेल तुमको आराम से बता रहे हैं, v माइनस 0, तुम कहोगे सर v माइनस 0 लिखने की जरूरत क्या थी, v लिखा रहने तो जाहिर सी बात है v माइनस 0 v आना है। तो ये इसलिए लिखा है ताकि आप एक बात ध्यान से समझ लें कि इससे ये पता चला कि हमने, पहला पॉइंट ये पता चला कि हमने रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट क्यों रखा। रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट इसलिए रखा जिससे कि हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तुमने देखा होगा कभी जब भी तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेफिनेशन में देखोगे वहां भी यही सब कुछ सेम ऐसी होगा कि फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट, व्हाई वी टेक द अदर पॉइंट एज इनफाइनाइट, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम v माइनस 0 लिख रहे हैं तो एक्चुअली जो पोटेंशियल हमें इस पॉइंट का मिल रहा है, जो हमें यहाँ का r डिस्टेंस का जो पोटेंशियल मिल रहा था, चार्ज q से r जो पोटेंशियल मिल रहा था, वो क्या पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तुम कह देंगे जो v है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट। तो अगर हम ऐसे बोल दें कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, तो ये बात हो जाएगी ट्रू। और अगर ये किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में लिखा होता है तो बच्चे ऑलवेज सुन करके बड़ा सोच पड़ जाते हैं, सर ये इसका मतलब नहीं समझ पा रहे थे। तो मतलब बहुत आसान है कि whenever you are writing potential of a point as v, कहीं भी किसी बिंदु का पोटेंशियल का v लिख रहे हैं तो that is a potential difference with respect to infinite, ठीक। तो अगर हम ये बोल दें कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज अ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, तो स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू, ठीक। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कह दें कि whenever velocity of a body is given as 10 meter per second, 20 meter per second या 5 meter per second, तो that velocity is always a relative velocity with respect to earth, है ना। किसी भी कार की, मोटरसाइकिल की हम वेलोसिटी जब बोलते हैं कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, बस इतना बोल के छोड़ देते हैं। तो वो वेलोसिटी क्या है, तो कहते हैं सर वो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बिकॉज अर्थ की वेलोसिटी को हमने माना हुआ है जीरो एज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, ठीक। क्योंकि अर्थ एक्चुअली रोटेट कर रही है, रेस्ट पे नहीं है,
तो बाय डेफिनेशन अर्थ को स्टैटिक मानते हैं, ठीक है। खैर, तो whenever we get potential, it is always a potential difference. Whenever we get potential, it is always potential difference with respect to infinite. ये बात आप याद रखेंगे, हाईलाइट करके, ठीक है। तो ये हो गए पॉइंट, 4 एक्सप्रेशन हो गए। तो इन चारों एक्सप्रेशन की समरी कर लेते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके यहाँ तक लिखेंगे, फिर जो हमने बोला उसको लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर पूरी बातें एक बार और रिकैप करेंगे, क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करो। हाँ बोलो। कौन से एरो की बात कर रहे हो? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन। पागल है क्या भाई? वी जीरो है, वी लिमिट पुट करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसी बातें पूछ रहे हो शशांक? अपर लिमिट माइनस लोअर है। इसको पहले यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसको पहले यहाँ रिप्लेस कर दिया, उसने इसको घटा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमने एरो बना दिया, हमसे गलती, माफ कर दो। पहले इसको यहाँ लिखते हैं, घटा देते हैं, v माइनस जीरो लिखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पूरी मैकेनिक्स तुम, वर्डन तुम समझ गए, x1 से x2 तक का वर्डन निकाल चुके हो, और यहाँ dx लिखा होता है, इंटीग्रेशन करके x आता है। तो क्या करते थे इसको भी बताओ। पहले यहाँ x2 लिखते थे, उसमें x1 लिखते थे। इसको हमने ऐसे एरो बना के ऐसे लिख दिया, तो एरो तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई। कमाल। यस सर, नहीं कमाल है यार, थोड़ा बुद्धि लगाया करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसी बेसिक चीजों का तुम अटकोगे तो तुम क्वेश्चन क्या, एग्जाम क्या क्रैक करोगे? नीट एग्जाम क्वालिफाई। इसे लॉजिक लगाया करो, बोलने से पहले सोचा करो कि क्या लिखा होगा, बताओ अच्छा क्या हो सकता है। ये वी और ये जीरो है, उसके बाद ये लिख दिया, तो ये क्या हो सकता है यार, ये क्या हो सकता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही हो सकता है। एरो बना दिया, तुमको एरो पूछना है कि एरो कहाँ से आ गया। ये क्या ग्रोन अप वाली बात है? ये तो बच्चों वाली बात कर रहे हो तुम, 9th 10th वाले, किसे एरो कहाँ से आ गया? ठीक है, कुछ ही बोले तो सोचा करो क्या पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं आप, है ना। एरो पूछ रहे हैं भाई। और ऐसा किसी को इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछना बच्चों, इसी तरह का इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे आ गया? बात चल रही ग्रेडियंट की, बात चल रही कि सब एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एक को एरो पूछना। ठीक, अब सुनो यहाँ पर स्टार्टिंग से, अब पूरी बातों को सुनो फास्ट रिकैप में। जनरल डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट। तो W लिख दिया हमने माइनस एफ आर, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा, थीटा 180 कर दे, क्योंकि ऑन द चार्ज काम किया। जब भी ऑन द चार्ज बोला जाए, समझ जाओ कि एफ और आर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। बात याद रखना, ठीक। जब इसको लिखा तो इसमें से ये हमको दिख गया, ये कौन है, ई, तो लिख दिया माइनस ई आर। यहाँ तक की बात कर ली थी। इसका इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ई बराबर बन गया था माइनस डीवी बाई डी आर। फिर उसके बाद इसको हमने इधर रिप्लेस कर दिया, उसके बाद बन गया dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। परिभाषा में, डेफिनेशन में किसकी बात हो रही थी? इनफाइनाइट की। तो आर लगा लिखा है, तो इधर आर की लिमिट इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर। पोटेंशियल लिखा है तो इसकी लिमिट इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो, और यहाँ पे क्या है, v। अब इसको जब सॉल्व किया तो dv का इंडक्शन v हो गया, v माइनस जीरो लिखा तो बन गया माइनस ई डी आर। और यहाँ से हमने इस चीज को हाईलाइट करवाया
कि जिस जगह का हम पोटेंशियल निकालते हैं अगर वो V है तो एक्चुअली दिस पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू इनफाइनाइट. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू इनफाइनाइट. तो V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R e dr बन गया. ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ अ गिवन पॉइंट. ठीक, तो ये जो था ये था फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये जो था ये था सेकंड एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएट करके जो बना था ये था हमारा थर्ड एक्सप्रेशन. ठीक, और जो फाइनल आया ये हमारा हो गया फोर्थ एक्सप्रेशन. ठीक, ये चार चीजें आपने समझी हैं और याद रखें बच्चों यही सारी चीजें हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल में एज इट इज रिपीट करेंगे. तो वहां पे इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, फटाफट में समझ में आ जाएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशंस वगैरह सब सेम इसी तरह चलती हैं, सिंबल में बस ई जगह पे आई लग जाता है. ठीक है, तो v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से आई डी आर बन जाता है. ठीक है, फिलहाल इसी में रहते हैं. तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो इस पे पहले क्वेश्चन देख लो फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, एग्जांपल समझो. इफ पोटेंशियल varies with the distance as v is equal to minus alpha x cube, where alpha is a constant and x is the distance along x axis. ठीक, find its intensity at 1, 0, -1. Find its intensity at 1, 0, -1. और 1, 0, -1 का मतलब क्या होता है बच्चों, x, y, z. ठीक, तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो हमें v दिया हुआ है माइनस अल्फा एक्स क्यूब, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ अल्फा एक कांस्टेंट ऑफ x डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस है. तो जाहिर सी बात है कि जो इंटेंसिटी होगी वो वेरी कर रही किसके हिसाब से, x के हिसाब से. ना यहाँ पे y है ना यहाँ पे z है, तो जो हमें अननेसेसरी y और z की इनका कोई यूज हम नहीं करेंगे. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये हो गया डिग्री 1 क्वेश्चन. ठीक है, इसका थोड़ा डिग्री हम बढ़ाएंगे. ओके, देखो क्या लिखोगे, एज E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, माइनस dv बाय dr. ठीक, ये अभी हमने पढ़ा. r की जगह पे अगर x दिया हुआ बच्चों तो आप इसको लिख लेंगे E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx. करेक्ट, क्या v हमें दिया हुआ है, हाँ भाई दिया हुआ है, कितना, माइनस अल्फा एक्स क्यूब. तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया E इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया dx, और जहां v लिखा वहां लिख देंगे माइनस अल्फा एक्स क्यूब. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बाहर आ गया. ठीक है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट. अंदर क्या बचा, dx क्यूब अपॉन x. अब इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, नहीं जानते हो तो यार रिवाइज करो थोड़ा सा. कितना जाएगा, 3x स्क्वायर. ठीक है, -1 2 हो गया. तो इंटेंसिटी आ गई बच्चों, E इज इक्वल टू आ गई 3 अल्फा x स्क्वायर. ठीक, ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ E इन टर्म्स ऑफ x. तो हमें दिख रहा है फॉर्मूले में कि जो इंटेंसिटी है इट वेरीज विद x, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड z. तो अगर हमसे कह रहा है कि सो E at 1, 0, -1, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x 1 है, y 0 है और z -1. तो हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे. ठीक, तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया बच्चों E इज इक्वल टू 3 अल्फा इंटू 1 स्क्वायर. सो द आंसर E इज बराबर 3 अल्फा. ठीक है, इसकी यूनिट आप न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हो, या देखो इसको क्या कहते थे, वोल्ट. पोटेंशियल इज वोल्ट एंड x इज डिस्टेंस. तो इसकी यूनिट हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं इसको वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं. आइदर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों बातें एक ही होती हैं. इसको लिख लीजिए, सॉल्यूशन कोई डाउट हो पूछ सकते हो.
ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन बच्चों को हम रिपीट कर देते इस तरह से, फ्रॉम सेम कोऑर्डिनेट वन जीरो माइनस वन, फाइंड इंटेंसिटी if V varies as, और V वैरी करता माइनस अल्फा वाई क्यूब, ठीक, यानी जो चीज अभी V माइनस अल्फा एक्स क्यूब दी गई थी, तुमने उसको सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आ गया एक्स के फॉर्म में और आपने एक्स की वैल्यू वन पुट कर दिया, आंसर आपका आ गया 3 अल्फा। अब अगर यही क्वेश्चन दे रहा होता है कि यही कोऑर्डिनेट्स पे आपको ई बतानी है लेकिन वैल्यू है, फॉर्मूला है माइनस अल्फा वाई क्यूब, तो आंसर क्या आता? तो हम सब कुछ वैसे ही करते और अल्टीमेटली आता रिजल्ट माइनस 3 अल्फा वाई स्क्वायर रिजल्ट आता डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? अब y पे डिपेंड कर रही है, x और z पे डिपेंड नहीं कर रही, तो y पे डिपेंड अगर कर रही है तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो y अगर 0 पुट कर देते बच्चों तो रिजल्ट क्या आता कि y पे इस जगह इंटेंसिटी कितनी है? 0, तो आंसर 0 आ जाता। और इसी तरह से अगर ये लिखा होता v इज इक्वल माइनस अल्फा जेड क्यूब, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसी कोऑर्डिनेट के लिए अगर आपसे हम पूछते कि v अल्फा वाई क्यूब नहीं है, अल्फा एक्स क्यूब नहीं है, इट इज अल्फा जेड क्यूब, तो बताओ ई कितनी है? तो तुम इसका आंसर निकाल लेते, मुझे पता है, फिर भी बता दे क्या आता। ई बराबर, ये प्लस हो जाता है, तो ई बराबर आता कितना? 3 अल्फा जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर क्या है? जेड क्या है? -1, उसका स्क्वायर करते रिजल्ट फिर क्या आता? 3 अल्फा ही आता। तो इस तरह से अगर हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से अल्फा जेड क्यूब है या अल्फा एक्स क्यूब है या अल्फा वाई क्यूब है और हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम ये देखेंगे कि किसका फंक्शन है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे कर रहा है या जेड पे कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक, ये कोऑर्डिनेट्स भी अलग हो सकते हैं, 1, 2, 3, 3, 1, 2, कुछ भी हो सकता है, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें केवल जो v है वो 1D में वेरी कर रहा है, खाली x पे डिपेंड कर रहा है या खाली y पे कर रहा है या खाली z पे डिपेंड कर रहा है। अब बात आती है कि अगर सपोज करिए कि जो पोटेंशियल है, जो भी आपने लिखा अल्फा एक्स क्यूब, अल्फा वाई क्यूब या अल्फा जेड क्यूब लिखा, आइदर 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 करके लिखा कि या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। अब सपोज करिए कि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों पे डिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ये जो हमने लिखा अभी, इफ सपोज इट इज गिवन एज अल्फा वाई क्यूब, तो रिजल्ट आता 0। और आई डोंट थिंक कि आप इसको लिखना चाहेंगे, लिखना चाहें तो लिखिए, ना लिखना चाहें तो यहां तक ठीक है, इसको समझ जाएंगे। ठीक है,
तो फिर देखते हैं कि अगर ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों होता तो हमारा आंसर क्या आता, हम कैसे इसको सॉल्व करते, ठीक है वो देख लेते हैं। पहले इतना नोट कर लो। ठीक, चलो देखो। एक एक्सप्रेशन आता है, इसको कहते हैं बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक, इसको समझ लो जरा, बहुत आसान है। इसमें आपको बहुत ज्यादा मैथ्स दिखाई पड़ेगी पर बहुत ज्यादा मैथ्स है नहीं, इसमें बहुत सिंपल है। देखने में थोड़ा बड़ा रूप धारण कर लेता है तो लगता है कि बहुत ज्यादा मैथ्स बता दी सर, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल। पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल शब्द से जाहिर है पार्शियल, कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है मतलब कि सर इनसे बात हो रही है, हमसे बात नहीं हो रही, इन्हीं को इनको कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, हमको तो बाहर का ट्रीट किया जा रहा है ना, इनसे इनको सब फैसिलिटीज दिया रही, हमसे कुछ नहीं है, तो पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि जब भी कोई पोटेंशियल या कोई और फंक्शन पे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो उसी पे चिपक के रहते हैं। तो जब भी पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, ठीक है, और आपको इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक, तो पहले इसको समझो। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं v अल्फा एक्स क्यूब, ठीक, माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, यू विल गेट इंटेंसिटी, जाहिर सी बात है। लेकिन ध्यान से देखो कि अगर एक्स के अलोंग वेरी कर रहा है तो यू विल गेट इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। और जब ये v अल्फा वाई क्यूब होता तो माइनस साइन लगा हुआ है, तो इंटेंसिटी आपको क्या मिलती, माइनस अल्फा, या खाली फंक्शन देते हैं तो मिलती क्या, माइनस dv along dy, यानी ये वेलोसिटी इंटेंसिटी मिलती किधर, क्योंकि पोटेंशियल y एक्सिस पे कर रहा है, तो इसे कहते हैं इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस, इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस। उसी तरह से Ez मिल जाता क्या, माइनस dv by dz, अगर ये सब अलग अलग होते तब, जैसे इंटेंसिटी अलोंग z एक्सिस, ठीक। ओके, ये बात हमने समझ ली अभी एक छोटे से एग्जांपल में जो भी हमने किया। अब बात जो हम कर रहे हैं वो ये है बच्चों कि अगर ये तीनों एक साथ हैं तो क्या होता, तो इसको जरा समझो। इसमें भी हमने बोला यू विल फील कि जैसे बहुत ज्यादा इसमें वो आ गई मैथ्स आ गए, पर ज्यादा मैथ्स नहीं है। देखो हमें बहुत अच्छी तरह पता है वेक्टर इन 3D का कॉन्सेप्ट है, एज वेक्टर इन 3D हमने पढ़ा हुआ है। कैसे लिखते हो सर, वेक्टर इन 3D में लिखते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्या सही है। एक्स एक्सिस वैल्यू ए है, वाई एक्सिस वैल्यू बी है और जेड एक्सिस पे सी है, तो लिख देते हैं ए आई बी जे सी के। अच्छा ठीक, वेरी गुड। अगर तुमसे कहते हैं एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ई एक्स है, वाई पे ई जे ई जेड है और ई वाई है, उस पे जेड है, तो क्या लिखोगे, क्या इसमें क्या है, इसको लिख देंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और यहाँ लिख दो ई जेड के कैप, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे नेट इंटेंसिटी, सो द रिजल्ट विल बिकम लाइक दिस कि ई बराबर ई एक्स आई कैप ई वाई जेड कैप ई जेड के कैप। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है भाई। ए बी सी रिप्लेस किया आपने, ए बी सी को किससे रिप्लेस कर दिया, ई एक्स से, ई वाई से और ई जेड से, ठीक। ओके, EX को क्या लिख सकते हो, तो सर EX को हम dv by dx लिख सकते हैं, इसको
dv by dy लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक, अब समझना, जब कोई फंक्शन एग्जाम्पल लिखा हो v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, एक सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल x y z तीनों डिपेंड कर रहा है, साथ में कांस्टेंट फैक्टर भी है। तो इसमें से हम ex कैसे निकालेंगे, इसमें से हम ey कैसे निकालेंगे और इसमें से हम ez कैसे निकालेंगे। तो जब इसमें से ही हमें x y z बताना होता है बच्चों, तब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। किसका कॉन्सेप्ट है? पार्शियल डेरिवेटिव। तो कैसे करते हैं इसको, देखो बहुत आसान है। जब आप ex लिखते हैं बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डेल v बाय डेल x। इसका मतलब हुआ, इसको डेल बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बात करेंगे, यहाँ x लिखा है तो हम बात करेंगे केवल x स्क्वायर से, बाकियों से हम 3 से y क्यूब से z स्क्वायर से कोई बात नहीं करेंगे। मतलब बात करने मतलब इनको जिनसे हम बात नहीं करें उनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और इनको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं बच्चों तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन लगा रहेगा, -3 बाहर चला जाएगा, y क्यूब बाहर चला जाएगा, z स्क्वायर बाहर चला जाएगा, अंदर सिर्फ कौन रह जाएगा, डेल x स्क्वायर बाय डेल x, सिर्फ ये रह जाएगा। इतना करना है तुमको, ठीक। इसी तरह से ey जब तुम लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, माइनस डेल v बाय डेल y इक्वल टू, अब जब हम y से मिलने आए हैं तो हम सिर्फ y से बात करेंगे, इन लोगों से बात नहीं करेंगे, इनको बाहर भेज देंगे, बाइज्जत बाहर निकल जाइए। तो -3x स्क्वायर z स्क्वायर, अंदर क्या बचा, d डेल y क्यूब बाय अपॉन डेल y। ठीक, डेल x स्क्वायर था तो डेल x स्क्वायर हो गया, y क्यूब है तो y क्यूब हो गया। ठीक, ऐसे ही जब ez आप लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, तो आई होप कि समझ गए होंगे कि हम z से बात करने आए हैं तो 3x स्क्वायर y क्यूब को आप बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे -3x स्क्वायर y क्यूब, अंदर लिखेंगे डेल z स्क्वायर बाय डेल z। ठीक है, तो क्या आपको x स्क्वायर को का x के रेशो डिफरेंस नहीं आता? सर आता है, y क्यूब का आता है, z स्क्वायर का भी आता है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके इनको फाइनली किस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो अब हमने तुमसे क्या बोला था कि तुम्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल लगेगा कि सर ने इतनी सारी मैथ्स पढ़ा दी, बाप रे मैथ्स पढ़ा दी। तो बेटा इसमें कोई मैथ्स नहीं है, ज्यादा बेसिक सा डिफरेंशिएशन है कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकियों को डिफरेंशिएट नहीं करना है। किससे मिलने आए हो, x से मिलने आए हो, x से बात करो, y z और 3 से कोई बात नहीं करो, बाहर निकाल दो इनको, अपना आराम से बात करो। ठीक, z से मिलने आए हो, z से बात करो, y z x से कोई मतलब हटाओ। तो जिससे जिससे आपका जो फंक्शन है उसी से आप बात करेंगे, यानी उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी क्या करेंगे, बाकियों को बाहर निकाल देंगे। तो सर बाकियों को बाहर निकाल से कुछ सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, उनको हम स्ट्रेट अवे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, हालांकि नहीं है लेकिन हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर हम x एक्सिस की वेरिएशन देख रहे हैं, हम x एक्सिस जा रहे हैं तो हमें y से z से कोई मतलब नहीं, y पे जा रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह से हम तीनों को वन बाय वन डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, पर क्योंकि तुम्हें भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसमें इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज तुम क्या करोगे, बहुत तेजी से डिफरेंशिएट होता है जब समझ जाते हैं तब। ठीक, तो ex का रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, अब तुमसे हम अलग अलग पूछे ले रहे हैं। ex का रिजल्ट क्या आया बच्चों, ex का रिजल्ट आया x स्क्वायर आगे आ गया -3y क्यूब z स्क्वायर इंटू 2x। ey कितना आया, ey आया -3x स्क्वायर z स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। समझ गए, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ गया, 3 में से कट गया। Ez का रिजल्ट क्या आया बच्चों, Ez का रिजल्ट आया माइनस, ये तो ऐसे रहेगा, -3x स्क्वायर y क्यूब इंटू 2z। अब इनको सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल इसमें कौन सी बड़ी बात रह गई, ex क्या लिखा है, 3 to the 6 -6
वाई क्यूब जेड स्क्वायर एक्स। ई वाई क्या लिखा है, ई वाई लिखा है 3 3 सा 9 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। ई जेड क्या लिखा है, ई जेड लिखा हुआ है 3 2 सा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड। ये आ गए आपके कौन, ई एक्स ई वाई और ई जेड। अब क्या करोगे, अब करना क्या है, अब यहाँ पे ई एक्स ई वाई ई जेड सब पुट करते जाएंगे और माइनस साइन सबका बाहर निकाल देंगे, तो फाइनल रिजल्ट को तुम लिख सकते हो। इफ यस देन प्लीज राइट इट डाउन। ई बराबर क्या आएगा, जो भी एक्स वाई जेड के एक्सप्रेशन हैं सब में माइनस है, उस माइनस को कॉमनली बाहर लगा करके अंदर क्या लिखोगे, जैसे एग्जांपल बता दें, ई एक्स क्या लिखोगे 6 वाई क्यूब जेड स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस 9 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। जेड में क्या लिखोगे 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड के कैप। ठीक, ये आ गया आपका रिजल्ट। अब तुम ध्यान से देखो ऊपर से नीचे तक, तुम्हें लगेगा सबने आज मैथ्स पढ़ाई है, फिजिक्स नहीं मैथ्स है, ऐसा तुम्हें लगेगा। और अगर तुम मैथ्स से फियर रखते हो, मैथ्स से डरते हो, तो तुमको ये बहुत खराब लगेगा। लेकिन तुम थोड़े से चालाक स्मार्ट हो तो तुम देखोगे कि इसमें एक्सप्रेशन तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन करा कुछ नहीं, करा सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन है, कौन सा, x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर तुम थोड़े से भी चालाक स्मार्ट हो तो तुम कहोगे, जैसे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन मतलब की बात गायब कर देते हैं, जनता समझ नहीं पाती। लेकिन इफ यू आर स्मार्ट तुम समझ जाओगे कि सारी बातें तो होती नहीं, काम की बात तो हुई नहीं, मन की बात होती रही हमेशा, है ना। तो अब यहाँ तुम देखो क्या हो रहा है कि एक ही बात है, x की पावर n dx, n x उसमें से एक घटा दी, इतने किया हमने। लेकिन देखने लगा अरे बाप रे पता नहीं क्या क्या कर दिया, है ना। कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक डिफरेंशिएशन एक बार में एक को डिफरेंशिएट किया। जितना लिखा है इतना पूरा नोट कर लो, जैसे लिखा है वैसे लिख लो पूरा। एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल है v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर ई एक्स ई वाई ई जेड। ई एक्स क्या हो गया डेल माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ई वाई क्या हो गया माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ई जेड क्या हो गया माइनस वगैरह वगैरह। उसमें से जो कांस्टेंट्स है वो बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर अंदर रह गया, इस वाले में वाई क्यू अंदर रह गया, इस वाले में जेड स्क्वायर अंदर रह गया। उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको किया और फिर इसको किया, तो मतलब की बात सिर्फ इतनी हुई है, 1 2 3। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो हमने ऐसे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 होता है, 3 3 9 होता है, फिर 6 होता है, बाकी जो तामा झामा है वैसे दिख रहा है तुमको यहाँ पर। अब तुम्हारे पास ई एक्स है, ई वाई है, ई जेड है। ई क्या लिखोगे ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो ई एक्स को तुमने रिप्लेस किया आई कैप लगा दिया, ई वाई रिप्लेस किया जे कैप लगा दिया, फिर के कैप लगा दिया, और माइनस साइन सबका कॉमन में बाहर निकाल दिया। तो होपफुली आप ये बात समझ रहे होंगे हमने किया क्या है। ठीक, लिखा बहुत ज्यादा है, किया कुछ भी नहीं, नोट करो।
ठीक, अब इसी में क्वेश्चन कह देता फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एट, इसी में क्या था, फॉर v बराबर 3, ये एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फाइंड e एट 1,1,1। अभी हमने सिर्फ यहाँ पूछा फाइंड ई, तो आपने इतने सारा स्टेप लिख करके ये ई निकाल लिया। अब कह रहा नहीं वैल्यू भी बताओ, कहाँ पे, एट 1,1,1। तो क्या करते, तो सारे स्टेप बच्चे यही रहते, सब कुछ हम ऐसे ही करते। ठीक, लास्ट में समझ गए हो क्या करना है, एक्स और वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी, एक्स वाई जेड। अब हमने क्वेश्चन को आसान रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए सारे कोऑर्डिनेट इक्वल ले लिए 1 1 1, ताकि आप समझ जाओ। ठीक, अदरवाइज 1, 2, -1, 1, 2, 3, 3, 2, 1 कुछ भी दे दे, तो क्या करोगे, जो x है जहां जहां y है, जहां जहां z, उसको रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो फॉर दीज सिंपल वैल्यूज हमारा ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, e इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन बाहर रहने दो, y z x अब 1 है तो बचा 6 i, क्या भाई क्यूब स्क्वायर सब क्या होता है, 1 का 1 ही होता है, तो प्लस यहाँ क्या बचा, ये सब 1 हो गए, तो क्या बचा 9 j कैप, यहाँ भी सब 1 हो गया, बचा कितना 6 k कैप, दिस इज द आंसर। ठीक, तो क्या हमेशा आंसर यही आएगा, अरे नहीं बोले बच्चे, अगर 1 2 3 कर दोगे तो आंसर बदल जाएगा, 3 1 2 कर दोगे आंसर बदल जाएगा, 1 0 1 कर दोगे तो क्या होगा। तो अगर बच्चों 1 0 1 कर देते तो क्या होता, ठीक, तो 1 0 1 अगर कर देते, एग्जांपल 1 0 1 पे अगर करते तो क्या होता, तो देखो हर जगह y क्या है 0, ठीक, और हर एक्सप्रेशन y है कि नहीं, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और y अगर 0 पुट करते हो सारा का सारा क्या होता, सन्नाटा हो जाता, रिजल्ट क्या आता 0। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट बदलते ही वैल्यूज क्या से क्या हो जाती हैं, वैल्यू ये भी हो सकती है, वैल्यू ये भी हो सकती है, वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, किस पे डिपेंड करेगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, यानी 3D में वो किस पॉइंट पे इंटेंसिटी आपसे जानना चाहता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होपफुली। एक छोटा सा एग्जांपल